हेलो जुगनूस, क्या हाल चाल, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू योर चैनल ग्रेविटी सर्कल। और आज हम लोग हमारे केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर के लास्ट टॉपिक की तरफ आ चुके हैं। मतलब इन शॉर्ट ये सेकंड लास्ट है, उसके बाद में कुछ छोटी मोटी बॉन्डिंग्स पढ़नी है। तो अब मान के चलो कि विद इन 2 लेक्चर्स हम लोग इस टॉपिक को फिनिश कर देंगे एंड फिर वी विल बी स्टार्टिंग आवर न्यू चैप्टर। ओके, चलिए ग्रेट। तो अब आप लोगों को मैं यहां पर जो टॉपिक शुरू कराने वाला हूं उसका नाम है MOT, that is molecular orbital theory। इसका नाम है molecular orbital theory, molecular orbital theory, MOT, molecular orbital theory, MOT। इस क्वेश्चन इस टॉपिक से कुछ क्वेश्चन हमेशा बनते हैं नीट, जेई में, बोर्ड्स में, एग्जाम्स में। वो क्या बनते हैं मैं आपको आगे चल के सिखाऊंगा। बट MOT क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी क्या है गाइस? इसको 1932 में हुंस एंड मिलिकन ने प्रपोज किया था और इनका प्रपोजल MOT ने एक्सेप्ट कर लिया था और फिर इनकी शादी हो गई। हा 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 हा, ही 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 ही, हु 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 हु। मस्त जोक मारा है, ये हंस रहे। चलो तो मेरे प्यारे बच्चों, इस गंदे जोक के बाद आइए हम काम की बात करें। तो बेसिकली MOT जो है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है, ये हुंस और मिलिकन ने प्रपोज की थी और इनका एक अलग ही सोचना था। इनका क्या सोचना था? इनका सोचना यह था कि जब कभी भी दो एटम एक दूसरे के साथ कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाते हैं तब होता क्या है, तब एक एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ कंबाइन कर जाता है। ये जब कंबाइन करते हैं दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल, जो कि दोनों अलग अलग एटम को बिलोंग करते हैं, जब ये एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं तो ये अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी लूज कर देते हैं। यानी एक एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल और दूसरा एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल जब तक अपने एटॉमिक फॉर्म में है इनकी आइडेंटिटी है, लेकिन जब ये दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे ये अपनी आइडेंटिटी लूज कर देंगे। और आइडेंटिटी लूज करने के बाद ये क्या होगा, इनका ये नए ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन कर देंगे जिनका नाम होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यानी इन शॉर्ट, जब तक एक एटम है उसमें एटॉमिक ऑर्बिटल है, लेकिन जब दो एटम एक दूसरे के साथ कंबाइन कर जाते हैं दैट मींस इनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स भी कंबाइन कर जाते हैं और एटॉमिक ऑर्बिटल्स के कंबाइन करने के बाद ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स अब अपनी आइडेंटिटी लूज करके अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं एक नए ऑर्बिटल में जिसका नाम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या ये चीज क्लियर हो रही है? बस यही प्रिंसिपल है इस थियरी का। तो इस थियरी के अंदर हम लोग लिखेंगे दैट अकॉर्डिंग टू दिस थियरी the atomic orbitals of two different atoms यहां पर टू डिफरेंट एटम्स के अंदर आप यहां पर ध्यान रखिएगा, हम होमो एटॉमिक भी बात करते हैं एंड हम हेटेरो एटॉमिक भी बात करते हैं। मतलब सर क्या इसका मतलब यह है कि आपके अगर दो एटम कंबाइन कर रहे हैं, दो अलग अलग एटम अगर कंबाइन कर रहे हैं तो वो दोनों अलग अलग एटम हाइड्रोजन भी हो सकते हैं। अगर दोनों हाइड्रोजन कंबाइन करके H2 बना दें सो दे विल बी होमो एटॉमिक। और अगर दो डिफरेंट एटम कंबाइन करें जिसमें से वो दोनों एटम जो कंबाइन कर रहे हैं वो लिटरली डिफरेंट हो, जैसे H और Cl, तो वो हेटेरो एटॉमिक के अंदर आ जाएंगे। तो यहां पर टू डिफरेंट एटम्स का मतलब है दो अलग एटम्स। तो यहां पर हम एक काम करते हैं, according to this theory the atomic orbital of two atoms which may be heteroatomic, which may be homoatomic, combines and loses their identities and forms new orbitals in molecules called as molecular orbitals
कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है दैट नाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, दैट नाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, in molecular orbitals, in molecular orbitals which were previously present, which were previously present in their individual atomic orbitals। क्या बात समझ में आई? यानी ऑब्वियस सी बात है कि जब दो डिफरेंट एटम्स होंगे तो वो आप नोट भी करते चलो, सुनते भी चलो, जो दो डिफरेंट एटम्स होंगे वो दो डिफरेंट एटम्स के अंदर अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे जो अपने अपने एटॉमिक ऑर्बिटल्स में थे। लेकिन अब जब ये कंबाइन हो गए तो इनके कॉम्बिनेशन के बाद में क्या हुआ? इनके कॉम्बिनेशन के बाद में दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन गए। तो अब वो इलेक्ट्रॉन्स जो पहले एटॉमिक ऑर्बिटल में थे अब वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में पाए जाएंगे जो कि प्रीवियसली पहले अपने एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर हुआ करते थे। क्या ये थियरी का आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया? क्या आपको ये थियरी का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है। अच्छा, ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे, अब ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इंडिविजुअली किसी पर्टिकुलर एटम को बिलोंग नहीं करेंगे, ये उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को बिलोंग करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है, ये दो हाइड्रोजन अलग अलग है। अब ये दोनों हाइड्रोजन जब कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाएंगे तो इनके एटॉमिक ऑर्बिटल भी कंबाइन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना लेंगे। तो वो जो नया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे वो ना तो इंडिविजुअली इस हाइड्रोजन के पूरे होंगे ना तो इंडिविजुअली वो इस हाइड्रोजन के पूरे होंगे। वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल प्रिसाइजली पर्टिकुलरली दोनों एटम्स के होंगे, यानी H2 को बिलोंग करेंगे, किसी एक इंडिविजुअल हाइड्रोजन को बिलोंग नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए ये नोट कर लिया हो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ सैलिएंट फीचर्स की। लेट्स टॉक अबाउट सम फीचर्स, सैलिएंट फीचर्स ऑफ MOD, molecular orbital theory, some salient features of molecular orbital theory। मेरे प्यारे बच्चों, जो पहला फीचर आता है that electrons initially belongs to atomic orbitals। बेटा अब मैं AO जो लिखूंगा, दिस AO इज नॉट तुषार कपूर फ्रॉम गोलमाल, AOEU, दैट इज नॉट तुषार कपूर, दैट इज atomic orbital। ठीक है, सो द इलेक्ट्रॉन विच वर इनिशियली बिलोंग्स टू atomic orbitals are now belongs to molecular orbitals। MO मतलब molecular orbitals after their combination, यानी एटॉमिक ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशंस के बाद, जैसा मैंने आपको सिखाया एटॉमिक ऑर्बिटल्स के कॉम्बिनेशन के बाद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाता है। तो इलेक्ट्रॉन जो पहले अपने अपने एटम को बिलोंग करते थे, अपने अपने एटॉमिक ऑर्बिटल में रहते थे, अब वो अपने अपने एटॉमिक ऑर्बिटल्स, क्योंकि एटॉमिक ऑर्बिटल्स ही खत्म हो चुके हैं, अब बन चुके हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, तो वो इलेक्ट्रॉन को भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में ही बनना पड़ेगा। दूसरी बात, सबसे मेजर बात कि सर कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हो सकते हैं? क्या मैं रैंडमली किसी भी एटम के किसी भी ऑर्बिटल को किसी भी एटम के किसी भी ऑर्बिटल के साथ कंबाइन कर सकता हूं? नहीं। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे दैट एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ कंपैरेबल एनर्जीज, एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ कंपैरेबल एनर्जीज, एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ कंपैरेबल एनर्जीज एंड सिमेट्री, यानी यहां पर सिमेट्री भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। जैसे हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में देखा था कि px अगर ऐसा है तो दूसरा एटम का भी px ऐसा होना चाहिए तो ही वो कंबाइन करेंगे। अगर किसी का pz ऐसा है तो दूसरे एटम का भी pz ऐसा होना चाहिए तो वो हेड ऑन कंबाइन करेंगे। अगर s ऑर्बिटल है तो वह s ऑर्बिटल के साथ कंबाइन करेगा या pz के साथ कंबाइन करेगा। सिमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी एक तो कंपैरेबल होनी चाहिए एंड
सिमेट्री होनी चाहिए। एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ कंपेरेबल एनर्जी एंड कंपेरेबल सिमेट्रीज आर ओनली एबल टू कंबाइन, दे आर ओनली एबल टू कंबाइन, केवल यही कंबाइन कर सकते हैं, बस दैट्स इट। इनके अलावा इनका कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता। आप एक एग्जाम्पल के तौर पर चीज ध्यान रख सकते हैं कि अगर आपके पास में 1s ऑर्बिटल है ऑफ हाइड्रोजन, देन इट विल कंबाइन विथ 1s ऑर्बिटल ऑफ द अदर हाइड्रोजन एटम, 1s ऑर्बिटल ऑफ डिफरेंट हाइड्रोजन एटम। क्या बात समझ में आई? मतलब आप ऐसा मत कर देना कि किसी एक पर्टिकुलर एटम के 1s को किसी पर्टिकुलर एटम के 2s के साथ कंबाइन कर दिया, वो मत करना। जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल और लेंगे, दैट 1s ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन डू नॉट कंबाइंस विथ 2s ऑफ द अदर ऑक्सीजन एटम। लेकिन ध्यान रखना ये रूल केवल एप्लीकेबल होगा ओनली इन होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। सर होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है? मतलब एक ऐसा मॉलिक्यूल जो होमो एटॉमिक नेचर का हो, जैसे O2, N2, H2, F2, Cl2, I2, Br2, P4, ऐसे मॉलिक्यूल्स। P4 तो खैर यहां पर नहीं होगा, हम यूजुअली डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं MOT के अंदर, तो यहां पर होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल के अंदर ये केस पॉसिबल नहीं है। तो सर क्या हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल जैसे H और Cl में ये एप्लीकेबल हो सकता है? हाँ, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के अंदर सिनेरियो थोड़ा अलग हो जाता है, लेकिन हम लोगों को ये होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल के सेंस में याद करके रखना पड़ेगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ बढ़ सकूं, जो कि मोनोसेंट्रिक और पॉलीसेंट्रिक वाला पॉइंट है। बढ़े आगे, चलिए पॉइंट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। और पॉइंट नंबर 3 बड़ा इजी टू अंडरस्टैंड है। मुझे एक बात बताओ, जब तुम्हारा एक एटॉमिक ऑर्बिटल था, तो एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर, भाई एटॉमिक ऑर्बिटल का मतलब क्या होता है पहले तो ये बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय एटॉमिक ऑर्बिटल? इट इज देन एरिया, हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ा था ना, इट इज एन एरिया अराउंड द न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मोर देन 90% और मिनिमम 90%। यानी ये आपके एटम के अंदर न्यूक्लियस के आसपास का वो एरिया होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना, प्रोबेबिलिटी 90% या उससे ज्यादा हो। समझ में आ रही बात आप लोगों को? मतलब आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के आसपास घूम रहा है। आपके जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल है वो सब न्यूक्लियस के आसपास है। लेकिन एक एटम में न्यूक्लियस कितने होते हैं? सर क्या बात कर रहे हो, एटम में तो एक ही न्यूक्लियस होगा। लेकिन बेटा अगर तुमने मॉलिक्यूल बना दिया, जस्ट इमेजिन, अब तुमने मॉलिक्यूल बना दिया 2 हाइड्रोजन एटम को जोड़ के, तो बेटा इस हाइड्रोजन का भी न्यूक्लियस होगा, इस हाइड्रोजन का भी न्यूक्लियस होगा। अब ये दोनों न्यूक्लियस पास में आ गए। हाँ सर बिल्कुल सही बात है। और आप बार बार जो शब्द इस्तेमाल कर रहे हो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या एक पर्टिकुलर न्यूक्लियस के आसपास होगा कि दोनों न्यूक्लियस के आसपास होगा? हाँ, दोनों न्यूक्लियस के आसपास होगा। यानी केस इमेजिन करते हैं कि ये तुम्हारा न्यूक्लियस है और इसके आसपास ये एक s ऑर्बिटल है, ये एक न्यूक्लियस है और ये इसके आसपास एक s ऑर्बिटल है, ये न्यूक्लियस और उसके आसपास इनके s ऑर्बिटल। तो अभी यहां पर जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये इलेक्ट्रॉन केवल इस न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में है। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये केवल इस न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में। यहां जो इलेक्ट्रॉन है ये केवल इस न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में है। लेकिन जब ये दोनों मॉलिक्यूल्स कंबाइन, एटम्स कंबाइन हो जाएंगे, तो डेफिनेटली इनके न्यूक्लियसेस को भी पास में आना पड़ेगा। तो अब ये जो नया ऑर्बिटल बनेगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, वो कुछ ऐसा नजर आएगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आसपास आपको इस तरीके से घूमते हुए नजर आएंगे। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो पहले केवल एक ही न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में थे, अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स केवल एक न्यूक्लियस नहीं बल्कि 2 न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में आ गए। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है? तो यहां पर हम इसका एक स्टेटमेंट लिखेंगे विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, दैट व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स वर प्रेजेंट इन atomic orbitals, they were influenced
they were influenced only by a single nucleus, only by a single nucleus, only by a single nucleus. But in molecular orbital, these electrons are influenced by more than one, nucleus, यहां पर हम लोग एक शब्द लिखेंगे ऐसी चीजों के लिए. When they are influenced by only single nucleus, ऐसो को बोलते हैं मोनोसेंट्रिक. ऐसो को क्या बोलते हैं? मोनोसेंट्रिक. और ऐसो को क्या बोलते हैं? ऐसो को बोलते हैं पॉलीसेंट्रिक. मोनोसेंट्रिक एंड पॉलीसेंट्रिक. कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बाकी बात 100% क्लियर? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं मेरे प्यारे बच्चों? फटाफट देखो, कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ तो हम आगे बढ़े. ठीक है, चलिए पॉइंट नंबर 4. यहां पर भी वो हाइब्रिडाइजेशन में जैसे हमने पढ़ा था कि अगर एक प्लेट सेव और एक प्लेट परमल या मुरमुरे अगर तुम मिला दोगे तो 2 प्लेट सेव मुरमुरे या सेव परमल आएंगे. यानी जितने ऑर्बिटल्स अंदर हाइब्रिडाइजेशन में जाएंगे उतने ऑर्बिटल्स बन के बाहर आएंगे. ठीक फैक्टर यहां पर भी है. वहां पर हम केवल एक ही एटम के अंदर के एटॉमिक ऑर्बिटल्स की बात करते थे, यहां पर हम 2 अलग अलग एटम्स की बात कर रहे हैं, लेकिन बात बिल्कुल सेम है. जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स होंगे उतने नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे. तो यहां पर ध्यान रखेंगे हम लोग इक्वल नंबर ऑफ atomic orbitals and molecular orbitals are there. That is if 2 atomic orbital combines, then 2 new molecular orbitals are formed. क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे उतने नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे. यहां पर हम लोग एक बात ध्यान रखेंगे, दैट इज जब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे सो 2 नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे. दैट इज आउट ऑफ विच 1 molecular orbital is called as bonding molecular orbitals, जिसमें से एक को bonding molecular orbital नाम देना पड़ेगा. शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं BMO. एंड the other molecular orbital is called as anti-bonding molecular orbital, which can be called as ABMO, anti-bonding molecular orbital. क्या बात समझ में आई? यानी जब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे, ऑब्वियसली अगर एक हाइड्रोजन का 1s दूसरा हाइड्रोजन के 1s के साथ कंबाइन होगा तो ये 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होने के बाद क्या बनाएंगे? 2 नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे, जिसमें से एक का नाम आप लोग रखेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दूसरे का नाम आप लोग क्या रखेंगे? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. ध्यान रखना, आपका जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है, इट इज हैविंग लेस एनर्जी and it is having more stability. Less energy and more stability. And वही एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर क्या होगा? It is having more energy and less stability. क्या अब आप लोगों को इस कॉन्सेप्ट से कुछ बात समझ में आ रही है कि एंटी बॉन्डिंग का नाम एंटी बॉन्डिंग क्यों पड़ा? एंटी बॉन्डिंग का नाम एंटी बॉन्डिंग इसलिए पड़ा क्योंकि इस ऑर्बिटल के अंदर एनर्जी ज्यादा है. मतलब इसके अंदर जरूर कुछ ऐसा होगा कि अगर इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में जाकर बैठ जाए तो वो एटम के अंदर बॉन्डिंग को नहीं बल्कि एंटी बॉन्डिंग को प्रमोट करेगा. मतलब वो दोनों एटम के अंदर जो बॉन्ड बन रहा है उसको बनने से रोकेगा.
दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग विल ट्राई टू ब्रेक द बॉन्ड और एटम्स को वापस से दूर करने की कोशिश कर रहा है, यानी मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन को फेवरेबल नहीं है। लेकिन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में लेस एनर्जी मोर स्टेबिलिटी का मतलब है कि ये ऑर्बिटल में मौजूद इलेक्ट्रॉन चाहते हैं कि बॉन्डिंग हो, मॉलिक्यूल बने और स्टेबिलिटी आए। तो अब लड़ाई किसकी रहेगी? अब लड़ाई ये रहेगी कि चुनाव कौन जीतेगा। क्या बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो चुनाव जीत गया, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ज्यादा हुए तो ये चुनाव जीत गया, और जो चुनाव जीता वो रिजल्ट निकल कर आएगा। मतलब अब आपको समझ में आएगा कि क्यों कुछ एटम्स कंबाइन नहीं करते, मॉलिक्यूल्स नहीं बनाते, और क्यों बाकी के मॉलिक्यूल बनाते हैं, क्यों आपके किसी किसी मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्डिंग बड़ी मजबूत होती है और क्यों कभी कभी किसी के अंदर बॉन्डिंग थोड़ी कमजोर होती है। तो ये पूरा फैक्टर आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट से समझ में आएगा। क्या ये चीज क्लियर हुई आप लोगों को? क्या ये चीज क्लियर हुई आप लोगों को? ठीक है, चलिए पॉइंट नंबर 5 की तरफ चलते हैं। लेट्स ट्राई टू टॉक अबाउट पॉइंट नंबर 5। जस्ट लाइक द प्रोबेबिलिटी just like the probability of finding an electron in an atom is called as atomic orbital, या हम ऐसा बोलते हैं just like probability of finding electron, just like an area where, ऐसा लिखना है, just like an area in an atom where probability of finding an electron, समझे? एक ऐसा एरिया एटम के अंदर का जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी, where probability of finding an electron is 90% is called as atomic orbital। एटम के अंदर वो एरिया जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 90% या उससे ज्यादा होती है उसको हम एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं। सिमिलरली द एरिया इन अ मॉलिक्यूल वेयर इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। उसको क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। रूल नंबर 6 एंड द फाइनल पॉइंट, द फाइनल पॉइंट इज just like in an atom we follow Hund's, Pauli's and Aufbau rule to place an electron in atomic orbitals, we follow the same rule for molecular orbitals। यानी जिस प्रकार आप एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को भरने के लिए, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए आप लोग हुंड्स रूल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और ऑफबाउ रूल का इस्तेमाल करते हैं, यही के यही रूल, यही का यही पैटर्न, सब कुछ सेम रहेगा। कब? जब आप इलेक्ट्रॉन को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर भरेंगे, जो मैं आपको थोड़ी देर बाद सिखाने वाला हूं। तो ये सारे आपके सैलिएंट फीचर्स हो गए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी के। फटाफट से इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग चलते हैं थोड़ा सा एक आगे टॉपिक की तरफ जिसका नाम है LCAO, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। फटाफट इसको नोट करें। चलो तो अब आगे चलते हैं गाइस, हेडिंग डालेंगे इसी
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर जो हमारे लिए नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है, दैट इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ atomic orbitals, linear combination of atomic orbitals LCAO, which is responsible for the formation of molecular orbitals. यानी हम लोग यहां पर जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं इसका नाम है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स LCAO, जो कि रिस्पॉन्सिबल है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के फॉर्मेशन के लिए। चलो गाइस, जैसा आप सभी लोग जानते हो, एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोगों ने स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन पढ़ी थी। स्क्रॉडिंजर की वेव इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ी थी और बड़ी कॉम्प्लेक्स थी वो। स्क्रॉडिंजर की वेव इक्वेशन बड़ी कॉम्प्लेक्स थी वो। तो हम लोगों ने वहां पर भी बात करी थी कि स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन और पूरे वेव मैकेनिक्स को पढ़ना इज अ सब्जेक्ट ऑफ पीएचडी। बड़ा हाई लेवल का कॉन्सेप्ट होता है एंड क्लास 11th में केवल इसके एक छोटे से पार्ट को लेकर हम लोग चीज को समझते हैं। तो सिमिलर पॉइंट यहां पर भी एप्लीकेबल हुआ, क्योंकि हम लोगों की फट के हाथ में आ गई थी एटॉमिक ऑर्बिटल्स के लिए स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन सॉल्व करने की। याद करो स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन डी स्क्वायर साई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई बाय डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई बाय डी जेड स्क्वायर, है ना, प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ब्रैकेट में ई माइनस वी इज इक्वल टू 0। बड़ी खतरनाक इक्वेशन थी वो, और वो इक्वेशन केवल एक एटम के एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल के लिए अप्लाई करती है। तो जब वहां पर वो चीज इतनी कॉम्प्लिकेटेड थी, तो यहां तो हम लोग दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स को कंबाइन करके दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहे हैं। तो ये दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन बिकम्स वेरी डेंजरस, खतरनाक हो जाती है। इनफैक्ट साइंटिस्ट भी इसे ठीक तरीके से सॉल्व नहीं कर पाए। क्या बात समझ में आ रही है? तो हम लोग यहां पर लिखेंगे स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन में, तो इन स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन द एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर डिनोटेड बाय साई, आर डिनोटेड बाय ए सिंबल साई। ये आप सभी लोग इस बात को जानते हैं कि आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स को आप लोग साई नाम के सिंबल से डिनोट करते हैं। वी ऑल नो दिस पॉइंट, हम लोग सब इस पॉइंट को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से जानते हैं, ठीक है। बट बिकॉज ऑफ इट्स कॉम्प्लेक्स नेचर, साइंटिस्ट्स adapted and comparatively easy method to explain the combination of atomic orbitals, which is लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल LCAO। इसीलिए साइंटिस्ट लोगों ने बोला कि भाड़ में जाए स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन, अपन तो कंपैरेटिवली इजी मेथड के अगेंस्ट कंपैरेटिवली इजी मेथड का इस्तेमाल करके काम करेंगे। क्या आप लोग इस मेथड को समझने के लिए तैयार हैं पूरे प्रॉपर तरीके से? चलिए, तो पहले इतना नोट कर लो, अगले पेज पे मेरे को जाना पड़ेगा। बढ़े आगे, चलिए मैं पहले आपको थोड़ा सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अकॉर्डिंग एक बात समझाना चाहूंगा। क्या आप लोग सब इस बात को जानते हैं, क्या आप सभी लोग इस बात को मानते हैं कि जब हम लोग किसी भी एक पर्टिकुलर एटॉमिक ऑर्बिटल की बात करते हैं या पर्टिकुलरली एक एटम की बात करते हैं, तो उस एटम के अंदर एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं? हाँ सर, हम ये सब इस बात को जानते हैं कि पर्टिकुलर एटम के अंदर एटॉमिक ऑर्बिटल होता है। क्या आप लोग ये जानते हैं कि उस एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है? हाँ सर, हम लोग जानते हैं कि उस पर्टिकुलर एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा। अगर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो एटॉमिक ऑर्बिटल कहां से बनेगा? हम मानते हैं। अब आप लोग क्या ये बात जानते हैं कि जब हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स की या एक एटम की स्टडी करते हैं, तो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन अपने पर्टिकुलर ऑर्बिटल के अंदर घूमता रहता है, और घूमने के साथ साथ
वो ड्यूअल नेचर शो करता है। पहला नेचर वो शो करता है पार्टिकल नेचर, और दूसरा नेचर वो शो करता है वेव नेचर। याद करो डी ब्रोगली ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में डी ब्रोगली ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर के अंदर पढ़ा था कि एक एटम केवल अपने एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर न्यूक्लियस के आसपास रिवॉल्व नहीं करता, न्यूक्लियस के आसपास वो घूमता नहीं रहता है, बल्कि वो अपने पीछे एक वेव क्रिएट करता चलता है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स वेव प्रोड्यूस करता है। तभी तो याद करो आइंस्टाइन ने बोर क्वांटाइजेशन m इंटू वी इंटू आर इज इक्वल टू NH अपॉन 2 को सॉल्व किया था। याद आया? तो इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर भी है। तो यहां पर हम लोगों ने देखा कि एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। जब वो इलेक्ट्रॉन घूमता है तो इलेक्ट्रॉन वेव क्रिएट करता है। जब वो इलेक्ट्रॉन घूमता है तो वो इलेक्ट्रॉन वेव क्रिएट करता है। अब वो वेव एक तरीके की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो उसके दो पार्ट होते हैं, क्रेस्ट एंड ट्रॉट। क्रेस्ट एंड ट्रॉट, ऊपर वाले को क्रेस्ट बोल लो, नीचे वाले को ट्रॉट बोल लो, या ऊपर वाले को ट्रॉट नीचे वाले को क्रेस्ट बोल लो, कोई बड़ी बात नहीं है। आप कहीं से भी देख रहे हो ट्रॉट एंड क्रेस्ट होता है, तो वो ट्रॉट क्रेस्ट आप कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो। इस प्रकार एक एटम के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन का वेव जनरेट हो रहा है, यानी एक एटम के अंदर जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा अपने न्यूक्लियस के आसपास, वो इस तरीके से क्रेस्ट एंड ट्रॉट बनाता हुआ चलेगा। क्या ये बात समझ में आ गई? ये हमारे एटम ए के द्वारा निकाला गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। क्या ये चीज क्लियर हो गई आप लोगों को? साई ए का मतलब है हमारे पास में एक एटम है, उस एटम का नाम ए है, और उस ए नाम के एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है विच इज प्रेजेंट, जो इलेक्ट्रॉन है विच इज प्रेजेंट इन द atomic orbital, which is present in the atomic orbital psi। एक इलेक्ट्रॉन जो एटॉमिक ऑर्बिटल psi के अंदर मौजूद है उसको हमने psi a बोला, और इस एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर जो मौजूद इलेक्ट्रॉन है उसने इस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करी। क्या ये चीज सबको क्लियर हुई? क्या ये चीज सबको क्लियर हुई? हाँ सर, बढ़िया तरीके से क्लियर हुई, एकदम शानदार तरीके से क्लियर हो गई। अब क्या हुआ? ये तो एक एटम की बात हुई। अब वो चला आ रहा है दूसरा एटम, वो दूसरा एटम जो इसके साथ में कंबाइन होना चाह रहा है, वो दूसरा एटम आया और दूसरा एटम ने आके इसके साथ में कॉम्बिनेशन किया, लीनियर कॉम्बिनेशन हो रहा है। मतलब टेक्निकली हमने क्या पढ़ा था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं। तो लेट्स से दूसरा एटम आया जिसका नाम है एटम बी। दूसरा एटम आया जिसका नाम क्या है? एटम बी। इस एटम बी के अंदर भी इलेक्ट्रॉन मौजूद है, और वो इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है इन इट्स एटॉमिक ऑर्बिटल। वो भी मौजूद है अपने एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर। इसके एटॉमिक ऑर्बिटल को भी मैं साई बोलूंगा, भाई दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल साई हैं, लेकिन इसको हम लोगों ने साई ए बोला, यानी एटम ए के एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन। वैसे हम इसको क्या बोलेंगे? हम इसको साई बी बोलेंगे, यानी एटम बी के एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन। तो हमने देखा कि जो एटम बी के अंदर एटॉमिक ऑर्बिटल है जो कंबाइन हो रहा है एटम ए के एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ, उसके इलेक्ट्रॉन के अंदर उसका इलेक्ट्रॉन भी इस प्रकार से क्रेस्ट बना रहा है, इस प्रकार से ट्रॉट बना रहा है, इस प्रकार से क्रेस्ट बना रहा है, इस प्रकार से ट्रॉट बना रहा है। मतलब आप देखो दोनों ही एक के ऊपर एक सुपर इंपोज होके चल रहे हैं, दोनों ऐसे चल रहे हैं, ला 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 ला। समझ में आ रही है? एकदम छपरी निब्बा बॉयज की तरह, छपरी निब्बा गर्ल्स की तरह, ला 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 ला, तू किसका बच्चा है? तू मेरा बच्चा है। वैसे करके दोनों एक दूसरे के साथ में चल रहे हैं, एक के ऊपर एक, एक के पीछे एक साथ। दोनों का क्रेस्ट एक साथ ऊपर जा रहा है, दोनों का ट्रॉट एक साथ नीचे जा रहा है। मतलब कितना अच्छा कॉम्प्लीमेंट्री काम हो गया ना ये कितना अच्छा और कितना अच्छा कॉम्प्लीमेंट्री काम हो गया। क्या ये बात समझ में आ गई? तो जब दो अलग अलग एटम के अंदर मौजूद अलग अलग इलेक्ट्रॉन सेम टाइप की वेव जनरेट करे, सेम टाइप की वेव जनरेट करे, क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ गई?
क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई? यस और नो? देखो जरा इस लोगों इसको, क्या ये बात आपको समझ में आई? इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसको क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अंदर आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आया? व्हेन द क्रेस्ट ऑफ टू एटम्स एंड द ट्रॉट ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स, आई वुड से टू वेव्स आर इन एडिशन विथ ईच अदर। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है? इसके अंदर कोई दिक्कत? तो यहां पर यह माना जाता है कि जब आपका एक एटम ए, जब आपका एक एटम ए दूसरे एटम के साथ में पॉजिटिवली कंबाइन करता है, पॉजिटिव साइन का यहां पर मतलब है मैथमेटिकल ऐड होना नहीं, इसका मतलब है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। एक पॉजिटिव इंटरफेरेंस यहां पर शो हो रहा है, विच मींस कॉम्प्लीमेंट्री नेचर। दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, एक दूसरे को अपना भाई मान के काम कर रहे हैं, ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर वाला सिस्टम चल रहा है। तो यहां पर आप लोगों को जो नया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होगा वो फॉर्म होगा बॉन्डिंग टाइप का। दैट विल बी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यहां पर आपको मिलेगा। जब आपके कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो यहां पर आप लोगों को बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता हुआ नजर आएगा। क्या यह बात आप लोगों को समझ में आ रही है? क्या यह बात आप लोगों को समझ में आ रही है? प्लीज इसको जरा एक बार ध्यान से देखिए। क्या इसके अंदर कोई दिक्कत? जैसा मैंने आपसे कहा था कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे तो दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। तो दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एक का नाम बॉन्डिंग पड़ा था और एक का नाम एंटी बॉन्डिंग पड़ा था। तो क्या तुमको अब समझ में आया कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ने हमें किस हिसाब से समझाया कि क्यों एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है, कैसे होता है और क्या उसका प्रूफ है? उसका प्रूफ है एटम के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन के साथ में सिमिलर टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करता है। दोनों का क्रेस्ट, दोनों का ट्रॉट, दोनों का क्रेस्ट, दोनों का ट्रॉट एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है एंड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शो कर रहा है। क्या यह चीज क्लियर हुई? क्या यह चीज आप लोगों को क्लियर हुई? पक्की बात? 100% क्लियर है? चलिए आगे बढ़ के एक छोटे से एग्जांपल की मदद से इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये आपके पर्टिकुलर किसी भी एटम का 1s ऑर्बिटल है। डेफिनेटली इस 1s ऑर्बिटल के बीच में मैं यहां पर एक छोटा सा न्यूक्लियस भी ड्रॉ करना चाहूंगा क्योंकि मुझे न्यूक्लियस बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए ये हो गया। फिर इसके बाद हम लोग यहां पर एक दूसरा 1s ऑर्बिटल ले लेते हैं। ये एक दूसरे पर्टिकुलर एटम का 1s ऑर्बिटल है। ये एक दूसरे पर्टिकुलर एटम का 1s ऑर्बिटल है। ठीक है, ये इसका 1s ऑर्बिटल था। अब यहां पर ये इसका न्यूक्लियस है। अब मान लीजिए ये दोनों पॉजिटिवली कंबाइन होते हैं, यानी हम इसे मानते हैं साई ए, हम इसे मानते हैं साई बी, और दोनों कंस्ट्रक्टिवली कंबाइन हो रहे हैं। तो यहां पर हमें बन रहा है साई ए बी विच इज ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल टाइप। तो यहां पर क्या होगा, ये जो आपके दोनों न्यूक्लियस हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये जो आपके दोनों न्यूक्लियस हैं इन दोनों के बीच में आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा नजर आएगी। ये जो मैं शेड कर रहा हूं एरिया, ये जो मैं एरिया यहां पर शेड कर रहा हूं, दिस शेडेड एरिया शोज, दिस शेडेड एरिया शोज, ये जो आपका शेडेड एरिया है, ये शेडेड एरिया क्या शो कर रहा है? ये शेडेड एरिया शो कर रहा है कि इन दोनों न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज्यादा है। इन दोनों न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज्यादा है और इन दोनों न्यूक्लियस के अगवाड़े पिछवाड़े, यानी ये न्यूक्लियस के इस साइड और ये न्यूक्लियस के इस साइड, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत कम है। लेकिन ये पर्टिकुलर पोर्शन पर जो इन दोनों के बिल्कुल बीच का सेंट्रल पॉइंट है, ये इन दोनों के बीच का ये वाला जो पोर्शन जो एकदम सेंट्रल पॉइंट है, यहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है। तो आप क्या समझे
कि इस एटम का एक इलेक्ट्रॉन और इस एटम का एक इलेक्ट्रॉन जब कंबाइन हुए तो ये दोनों एटम के इलेक्ट्रॉन्स ने पोजीशन क्या चूज करी रहने की, ये दोनों एटम के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। तो यहां पर क्या हुआ आप समझो, न्यूक्लियस कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव, ये वाला न्यूक्लियस कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव, और ये दोनों पॉजिटिव के बीच में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी आ गई, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, एकदम अट्रैक्शन, सॉलिड अट्रैक्शन, नेगेटिव ने पॉजिटिव को, पॉजिटिव ने नेगेटिव को ऐसे पकड़ रखा है, तीनों ने एक दूसरे को होल्ड कर रखा है। इस वजह से यहां पर हम लिखेंगे दैट इन दिस the electron density is present in between the nuclei and therefore a strong attraction is observed and hence भाई जब एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन ऑब्जर्व होगा एंड हेंस दिस प्रमोट्स बॉन्डिंग। भाई अगर इस तरीके की अगर चीज होगी एटम के अंदर तो बॉन्डिंग क्यों नहीं होगी, मेरे को बताओ। भाई बॉन्डिंग का मतलब क्या होता है, मेरे न्यूक्लियस ने तेरे इलेक्ट्रॉन को और तेरे इलेक्ट्रॉन को मेरे न्यूक्लियस ने, मतलब दो न्यूक्लियस है, हम बोलते हैं ना इस न्यूक्लियस ने इस एटम के इलेक्ट्रॉन को खींचा और इस एटम के न्यूक्लियस ने वो सामने वाले एटम के इलेक्ट्रॉन को खींचा। तो भाई अट्रैक्टिव फोर्सेस अच्छे होने चाहिए, यही तो हो रहा है, ये दोनों न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन भरे पड़े, सॉलिड वाला अट्रैक्शन फोर्स है। तो इस तरीके की बॉन्डिंग को हम लोग बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन, जिसे हम बोलते हैं पॉजिटिव साइन से, जिसे हम लोग डिनोट करते हैं, क्या ये चीज क्लियर हो गई? कुछ किताबों में इसको साइ बी के नाम से भी डिनोट किया गया है, कुछ बुक्स में इसको साइ बी के नाम से भी डिनोट किया गया है, वेयर बी स्टैंड फॉर बॉन्डिंग। तो यहां पर आप लोग इसे साइ ए बी बॉन्डिंग की जगह केवल अगर साइ बी लिखेंगे तो आपको साइ ए बी और ब्रैकेट में बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लिखने की जरूरत नहीं है, केवल साइ बी लिखकर आप आगे बढ़ सकते हैं। क्या ये चीज आपको क्लियर हुई? तो ये हो गया आपके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होना। अब सेकेंड केस समझते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस LCAO लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ये तुम्हारा एक एक्सिस है, यहां से तुम्हारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकल रही है और ये तुम्हारे एटम ए की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकली क्रेस्ट ट्रॉट, इसको हमने डिनोट करा साइ ए से। लेकिन अब क्या हुआ, जो तुम्हारा एटम बी है उसकी जो वेव निकल रही है वो तेज चल रही है, वो इसके अपोजिट निकल गई, क्रेस्ट की जगह ट्रॉट आ गया, ट्रॉट की जगह क्रेस्ट आ गया, ये इस तरीके से एक दूसरे के अपोजिट चल रही है। साइ ए की वेव साइ बी की वेव को कट कर रही है, साइ बी की वेव साइ ए की वेव को कट कर रही है, तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द नेगेटिव इंटरफेरेंस। इसको क्या बोलते हैं? नेगेटिव इंटरफेरेंस, यानी दोनों वेव्स एक दूसरे के अपोजिट चल रही है। तो यहां पर हम लिखेंगे साइ ए माइनस साइ बी विच कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज साइ ए बी, और ब्रैकेट में हमें इसके लिखना पड़ेगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और विच कैन ऑल्सो बी डिनोटेड बाय साइ ए। तो इस प्रकार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा जब दोनों एटम्स के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की वेव एक दूसरे के अपोजिट जाएगी, एक दूसरे को कट करेगी, काटती हुई आगे बढ़ेगी। क्या ये बात समझ में आई? अब हम इसको एटॉमिक ऑर्बिटल्स के डायग्राम के बेसिस पर समझने की कोशिश करते हैं। ये एटम ए का न्यूक्लियस बना दिया मैंने, ये एटम बी का न्यूक्लियस बना दिया मैंने, ये एटम ए का ऑर्बिटल और ये पहले मैंने बी का बना दिया, तो आप बी का समझ लो। ये एटम ए का ऑर्बिटल, तो हमने ये एटम ए का ऑर्बिटल बना दिया। यहां पर माइनस का साइन आएगा। सर माइनस का साइन क्यों आएगा? क्योंकि यहां पर डिस्ट्रक्टिव कॉम्बिनेशन हो रहा है, दोनों एटम के अंदर मौजूद जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक दूसरे के अपोजिट वर्क कर रहे हैं। तो अपोजिट वर्क कर रहे हैं तो ये एटम के अंदर कैसे शो होगा कि एक दूसरे के अपोजिट वर्क कर रहे हैं? देखो ये एटम ए का न्यूक्लियस, ये एटम
बी का न्यूक्लियस। अब यहां पर आपको देखने को मिल रहा है कि यहां पर इन दोनों के बीच में एक दरार सी आ गई है, और ये यहां पर ये इस तरीके का आपको दिख रहा है। ये देखो, इसका इलेक्ट्रॉन इधर आ गया और ये इसका इलेक्ट्रॉन ये यहां आ गया। मतलब इन दोनों के बीच में टेक्निकली यहां पर क्या डेवलप हो गया, यहां पर एक नोड डेवलप हो गया। यहां पर एक नोड डेवलप हो गया बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ टू एटम्स। वो दो एटम जिनके न्यूक्लियस एक दूसरे के नजदीक आए, उनके बीच में क्या हो गया, नोड डेवलप हो गया। क्यों? वो नोड इसलिए डेवलप हो गया क्योंकि एटम ए का इलेक्ट्रॉन एटम बी के इलेक्ट्रॉन के अपोजिट चल रहा है। तो यहां पर उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्सिव फोर्सेस ज्यादा मजबूत हो गए। यानी आप लोगों ने यहां पर क्या देखा, आप लोगों ने यहां पर देखा कि यहां पर अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा प्रोमिनेंट थे। यहां पर जो अट्रैक्टिव फोर्सेस थे दे आर मोर प्रोमिनेंट। अट्रैक्टिव फोर्सेस जो थे ये ज्यादा प्रोमिनेंट थे, ज्यादा मजबूत थे। देवर मोर मजबूत और देवर मोर प्रोमिनेंट। लेकिन यहां पर क्या हुआ, यहां पर नोड आ गया। नोड आने का मतलब है यहां पर रिपल्सिव फोर्सेस ज्यादा मजबूत हो गए। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे, दैट देयर इज ऑलवेज अ नोड, देयर इज ऑलवेज अ नोड प्रेजेंट बिटवीन द न्यूक्लियाई of two atoms, between the nuclei of two atoms, because of strong repulsive forces. Because of strong repulsive forces. Strong repulsive forces की वजह से इन दोनों के बीच में क्या डेवलप हो गया, इन दोनों के बीच में नोड डेवलप हो गया। अब आप लोग सब जानते ही हो कि जहां पर रिपल्सिव फोर्सेस ज्यादा होंगे, वो एक एटम का इलेक्ट्रॉन एक एटम का न्यूक्लियस दूसरे एटम के न्यूक्लियस को, इस एटम का इलेक्ट्रॉन इस एटम के इलेक्ट्रॉन को रिपेल भी मार रहा है। बोल रहा है रिपेल मारूंगा मैं, तू दूर निकल, पहली फुर्सत में दूर निकल। तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से दोनों एटम एक दूसरे से दूर जाने की भी कोशिश करेंगे, और जब ये दूर जाने की कोशिश करेंगे तो बॉन्डिंग टूट सकती है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे दैट बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्सेस, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग repulsive forces, because of strong repulsive forces, the bonding becomes tough, the bonding becomes tough, and therefore it is called as anti-bonding molecular orbital. psi anti-bonding molecular orbital psi a, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल psi a। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात मेरे प्यारे बच्चों को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आई? पक्की बात, 100% क्लीन एंड 100% क्लियर, बिल्कुल धांसू तरीके से समझ में आ गई। चलिए अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सो देयरफॉर हम यहां पर लिखेंगे psi a प्लस माइनस psi b is equal to psi AB. This is how we will represent the linear combination of atomic orbital of two atom, जिसमें in case number 1 you will observe psi A is equal to psi A plus psi B, जो कि बॉन्डिंग जो कि एंटी बॉन्डिंग को प्रमोट करता है, दिस प्रमोट्स एंटी बॉन्डिंग, एंड दूसरा psi b मतलब कि ये बॉन्डिंग को प्रमोट करता है, इसलिए इसको बोलेंगे psi a प्लस psi b। क्या ये बात क्लियर हो गई? क्या ये बात आप लोगों को बढ़िया तरीके से क्लियर हो गई? कोई दिक्कत इसके अंदर, कोई परेशानी? अब अगर हम इसका एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएं, अब अगर हम इसका एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएं तो यहां पर एनर्जी लेवल डायग्राम देखिए इसका कैसे बनेगा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखिए, ये हम लोगों ने यहां पर ले ली एनर्जी, इस एक्सिस पर हम लोगों ने मान लिया हमारी एनर्जी। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहां पर आप ऑब्जर्व करना, ये हो गया एक एटम का ऑर्बिटल, ये हो गया आपके दूसरे एटम का ऑर्बिटल। ठीक है, ये आपके दो एटम के ऑर्बिटल्स हो गए। आप अभी देखो ये दोनों एटम के जो ऑर्बिटल्स हैं ये दे आर ऑन द सेम एनर्जी लेवल। जैसा मैंने आपसे कहा था कि जो आपके दो एटम्स होंगे, एटम ए और एटम बी, इन दोनों एटम्स के जो ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ कंबाइन करने वाले, ध्यान से मेरी बात सुनना, क्या बोला मैंने,
जो दोनों एटम के ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ में कंबाइन करने वाले हैं उनकी एनर्जी भी ऑलमोस्ट सेम होनी चाहिए और सिमेट्री होनी चाहिए। तो यहां पर यह बात प्रूफ हो गई कि एटम ए और एटम बी के जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं दे आर ऑन द सेम एनर्जी लेवल, इनके एनर्जी लेवल सेम है। अब जब इनका कॉम्बिनेशन होगा तो इनके कॉम्बिनेशन से आपको एक ऐसा और एक ऐसा बनाना पड़ेगा। सर ये क्यों बनाया बता रहा हूं, एक सेकंड रुको जरा सबर करो। ये एक बॉक्स यहां बन गया, ये एक बॉक्स यहां बन गया इस तरीके से। अब ये दो बॉक्स क्या है सर, देखो ये है तुम्हारा साई बी, ये क्या है आपका साई बी यानी कि आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये क्या है आपका साई ए यानी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इससे हमें क्या समझ में आया, इससे हमें ये समझ में आया कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी देखो कितनी ज्यादा है और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी देखो कितनी कम है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि आपके जो एटम होते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स के मुकाबले आपके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी बहुत ज्यादा होती है और इस तरीके से, और सबसे कम एनर्जी होती है आपके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की यानी कि साई बी की। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई, क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई प्यारे बच्चों? इज दिस वेरी मच क्लियर टू यू? तो इस तरीके से आप लोगों को एनर्जी लेवल डायग्राम भी बनाना पड़ेगा इन फ्यूचर। क्या यहां तक सब कुछ बहुत ज्यादा बढ़िया तरीके से समझ में आया? पक्की बात, ठीक है? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं इतना करने के बाद? देख लो एक बार ध्यान से, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं और यहां पर हम लिखते हैं टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। चलिए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल समझने के बाद में हम लोग यहां पर बात करते हैं टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कितने टाइप के होते हैं? सबसे पहला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सबसे पहला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब सर सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनेगा? बेटा वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो सिमेट्रिकली इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पर प्रॉपर तरीके से अलाइंड हो। समझ में आ रही बात आप लोगों को? सर थोड़ा सा ऐसी भाषा में बताओ जो हमें समझ में आए। तो यहां पर हम इसे ऐसा बोल सकते हैं जो कि इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पर अरेंज्ड हो, जो कि इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पर प्रॉपरली अरेंज्ड हो। जैसे मैं आपको बताऊं, पहले अपन इसको लिख लेते हैं। सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड, हम इसको पहले थोड़ा अच्छे तरीके से लिख लेते हैं, दैट सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड by the orbitals which are cylindrically arranged, or on the or present on the internuclear axis। अब इसके अंदर सबसे पहला और सबसे बढ़िया एग्जांपल आता है s ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन। जब आपके दो एटम के s ऑर्बिटल्स एक साथ कंबाइन होते हैं तो आपको सिग्मा बॉन्ड नजर आता है। जब आपके दोनों एटम्स के s ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं तो आप लोगों को सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन नजर आता है। क्या यह बात समझ में आ गई आप लोगों को? दूसरा, जब आपका किसी भी एटम का pz ऑर्बिटल दूसरे एटम के pz ऑर्बिटल के साथ कंबाइन होता है तो भी आप लोगों को सिग्मा बॉन्ड का ही फॉर्मेशन होता हुआ नजर आता है। कैसे? देखो सिग्मा बॉन्ड पे ये जो तुम्हारा p ऑर्बिटल है, ये जो हमारा p ऑर्बिटल है, ये देखिए ये pz ऑर्बिटल इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पर है। मतलब अगर यहां पर मेरा न्यूक्लियस है तो ये बिल्कुल न्यूक्लियस के एक्सिस पर अरेंज्ड है, देखो है ना, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पर हुआ।
ये दूसरा आपका p ऑर्बिटल ये आ गया pz, तो ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर सकते हैं। यहां पर आप देखो एक एटम का s ऑर्बिटल दूसरे एटम के s ऑर्बिटल के साथ इस प्रकार कंबाइन कर सकता है, तो ये हमेशा सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करके देगा। ये आपको हमेशा सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करके देगा। क्लियर हुई बात? क्या ये चीज आप लोगों को अच्छे तरीके से क्लियर हुई? देख लो, अच्छे तरीके से समझ लो, पक्का। अब यहां पर हम लोग सब इस बात को जानते हैं कि जब कभी भी एक एटम का s ऑर्बिटल दूसरे एटम के s ऑर्बिटल के साथ कंबाइन होगा, तो यहां पर तो दो तरीके के एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे। एक करेगा बॉन्डिंग, तो हम इसे लिखेंगे सिग्मा s, इसको क्या नाम देंगे? सिग्मा s, यानी कि हम इसको बोलेंगे सिग्मा s बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी आप इसको सिंपल ऐसा लिख सकते हैं, दिस इज योर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और दूसरा क्या होगा? जब एक s दूसरे s के साथ कंबाइन होगा तो यहां पर बनेगा सिग्मा स्टार x, यानी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, अब हम लोग जो आगे चीज पढ़ेंगे उसमें अगर मैंने सिग्मा s लिखा है तो सिग्मा s का मतलब होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और अगर सिग्मा स्टार लिखा है मतलब वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। सिमिलरली अगर मैं यहां पर p की बात करूं तो अगर एक एटम का pz दूसरे एटम के pz के साथ कंबाइन होगा तो बनाएगा सिग्मा pz, यानी ये हो जाएगा आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जब आपके दूसरे एटम का pz पहले एटम के pz के साथ कंबाइन होगा तो ये बनाएगा सिग्मा स्टार pz, विच कैन बी कॉल्ड एज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या है, समझ में आई इतनी बात? क्या इतनी बात समझ में आई? क्या इतनी बात मेरे प्यारे बच्चों को, बकुड़ों को समझ में आई? ठीक है, चलिए दूसरे टाइप की बॉन्डिंग, जैसे हमने यहां पर पढ़ा सिग्मा, अब हम यहां पर दूसरे टाइप की बॉन्डिंग पढ़ते हैं, विच इज योर पाई बॉन्डिंग। हमारे लिए पाई बॉन्डिंग तक ही पढ़ना जरूरी है। पढ़ने को तो हम लोग डेल्टा भी पढ़ेंगे, लेकिन वो हम लोगों के लिए एज ऑफ नाउ यहां पर जरूरी नहीं है, क्योंकि डेल्टा वगैरह डी ऑर्बिटल्स वगैरह जब इन्वॉल्व होते हैं ना तब आती है, वहां तक हमें जाने की जरूरत नहीं। हम लोग तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर सिग्मा और पाई पढ़ते हैं, बट होती क्या है, सिग्मा पाई डेल्टा और भी आगे जाती है, लेकिन हमारे यूज की नहीं है, तो हम लोग पाई तक पढ़ेंगे। अब ये पाई कैसी होती है? पाई बॉन्डिंग कब बनेगी? तो इट इज फॉर्म्ड बाय लेटरल ओवरलैपिंग। इट इज formed by the lateral overlapping of orbitals। जब आपके ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ में लेटरल ओवरलैपिंग कर लें, मतलब ये किसी भी तरीके से इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पर नहीं होंगे, मतलब ये न्यूक्लियस की तरफ या न्यूक्लियस से दूर इनका थोबड़ा नहीं होगा, ये न्यूक्लियस के ऊपर और न्यूक्लियस के नीचे होंगे, न्यूक्लियस की लाइन में नहीं होंगे। समझना मेरी बात को, न्यूक्लियस की लाइन में नहीं होंगे। जैसे ये एक एटम का न्यूक्लियस, ये दूसरे एटम का न्यूक्लियस, इसका p इधर, इसका p इधर, इसका p इधर, इसका p इधर, ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस हो गया। लेकिन अगर ये न्यूक्लियस का p एक ऊपर है एक नीचे है, इसका ऊपर है इसका नीचे है, तो ये लेटरल ओवरलैपिंग कहलाती है। याद है ना तुम लोगों को? इतना तो सबको आता ही है, केमिकल बॉन्डिंग इतनी तो हमने दबा के पढ़ी है, तो ये हम लोगों को सब पता है। तो इट इज फॉर्म्ड बाय लेटरल ओवरलैपिंग। तो लेटरल ओवरलैपिंग मतलब ये तुम्हारा न्यूक्लियस, ये लेटरल ऊपर नीचे, ये तुम्हारे दूसरा एटम का न्यूक्लियस, ये इसका लेटरल ऊपर नीचे, ये इस तरीके की ओवरलैपिंग को अपन लेटरल ओवरलैपिंग बोलते हैं। तो यहां पर पहले आप लोगों को px कंबाइन करेगा दूसरे px के साथ, तो यहां पर आपको मिलेगा पाई px, यानी कि आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। दूसरा, जब आपका पाई px आई मीन ppx दूसरे ppx से कंबाइन होगा, ये बनाएगा पाई स्टार px, यानी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। फिर हम लोग अगर बात करें एक और की, तो सर अभी आपका एक आपने pz तो इधर बना दिया, देखो
आपने pz बना दिया, px हो गया, py का क्या करें, डेफिनेटली आपका py भी सेम काम करेगा। एक एटम का py दूसरे एटम के py के साथ कंबाइन करके पाई py बनाएगा, विच इज योर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंड दूसरा इसका py दूसरे py के साथ नेगेटिवली कंबाइन करेगा तो ये बनाएगा पाई स्टार py, यानी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो आप लोग अब इस कॉन्सेप्ट को ठीक से समझ लीजिए, आप लोग इस बात को अपने दिमाग में अच्छे तरीके से बैठा लीजिए कि जब भी किसी पाई या सिग्मा के ऊपर स्टार आएगा इट शोज एंटी बॉन्डिंग, और जब स्टार नहीं आएगा तो इट शोज बॉन्डिंग। तो ये दो तरीके की बॉन्डिंग अब हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोई तकलीफ? चलिए, अब यहां तक करने के बाद अब हम लोग इन द नेक्स्ट क्लास, जब हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे तब हम लोग आगे एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएंगे। आज की क्लास आपको पूरी रिवाइज करनी पड़ेगी, अच्छे तरीके से पढ़नी पड़ेगी, तभी आपको अगली क्लास समझ में आएगी। तो अगली क्लास में प्रॉपरली रिवाइज करके आएंगे और अगली क्लास में हम लोग एनर्जी लेवल डायग्राम का फॉर्मेशन करेंगे ऑफ डिफरेंट डायटोमिक एटम्स, डिफरेंट डायटोमिक आयंस, कैटायंस, एनायंस, सब हम लोग करके देखेंगे। एंड अगले लेक्चर में एमओटी खत्म होने वाला है। आपको मैं अगले लेक्चर में ढेर सारा होमवर्क भी देने वाला हूं, ढेर सारी चीजें आपको पता करके रखनी है, आप लोगों को सब उसको फाइंड आउट करके रखना है। और फिर हम लोग बची हुई जो आपकी बॉन्डिंग जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह वो देखेंगे, क्योंकि अगला चैप्टर स्टेट्स ऑफ मैटर है, उसमें ये सब आने ही वाला है। तो यहां ना भी करे तो वहां अच्छे से हो जाएगा। तो अब आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। आज का लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, एंड गाइस ग्रेविटी सर्कल को प्लीज शेयर करो, बिकॉज वी आर ऑन टू अ मिशन टू प्रोवाइड द वेरी गुड एजुकेशन एट नो कॉस्ट, जीरो कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उसके लिए आपके सपोर्ट की जरूरत है, और आपका सपोर्ट बस यही होगा कि सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक फैलाओ, जितना ज्यादा दोस्तों को और तुम्हारे जूनियर्स को बता सकते हो बताओ, एंड इसी तरीके से आप हमारी हेल्प कर सकते हो। तो बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।